Jai Hind aspirants, welcome to Udbhav IAS. Myself Jatin Raval presenting you the next video in the series of Indian polity for UPSC civil services and other examinations. In the last lecture हमने कवर किए थे 1858 के पहले के सारे ही हिस्टोरिकल अंडरटेक्स के अंदर डेवलपमेंट हुए हैं वो, और उसके बाद से हम ये वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक खत्म करें, अगर नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इन सारे एक्ट के अंदर वो हमें अच्छे से कवर करनी है। सो लेट्स बिगिन। 1858 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथ में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी के अपने कमर्शियल अफेयर्स थे। मतलब ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही, हमने पढ़ा था ना पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कि किस तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के कमर्शियल अफेयर और पॉलिटिकल अफेयर्स हैंडल करते हैं। बस वही तरीका चलता आ रहा था। बट हमें बीच में देखना है कि ऐसा तो क्या हुआ कि पोस्ट 1857 इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बैकग्राउंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट है रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे कि कई स्कॉलर्स फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। हालांकि इसके अंदर हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से वॉर हुआ है, कैसे इस तरह की इसकी टाइमलाइन रही है, ये सब हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कवर करेंगे। बट अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि एज ए रिजल्ट ऑफ 1857 का रिवॉल्ट हमें 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखने मिलता है। यहां से हमें क्राउन रूल की शुरुआत भी देखने मिलती है, जैसे हमने डिस्कस किया। और एक इंपॉर्टेंट क्लॉज, 1858 के पहले जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उन सभी के अंदर एक चीज हमें कॉमन देखने को मिलती थी, जो कि है क्लॉज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। वीडियो के अंदर भी हमने ये चीज डिस्कस की है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने मिलता है पोस्ट 1857 कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन शुरू करने जा रही है। कैसे होता है ये हम आगे समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरी तरह से एक कमर्शियल एंटिटी बन के रह चुकी है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अब उसके पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इंडिया के अंदर नहीं है। मतलब ये कि जो ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला जो सिलसिला था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे अब उन्हें डेजिग्नेट किया जाता है एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, अब वो वाइसरॉय कहलाए जाएंगे। पहले वाइसरॉय इंडिया के रहे थे लॉर्ड कैनिंग। एज अ फैक्ट हमें याद रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हमें जो देखनी है कि अलॉन्ग विद वाइसरॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया नाम की एक पोस्ट क्रिएट की जाती है, जिनके साथ में अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स भी उन्हें दी जाती है। मतलब ये कि वाइसरॉय अब उनके ऊपर एक एंटिटी रहेगी जिन्हें कहा जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी कि वाइसरॉय अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सबऑर्डिनेशन में आ गए, और इन्हें एडवाइस करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि क्या इस काउंसिल की जो एडवाइस होगी वो बाइंडिंग होगी? क्या वाइसरॉय को या सेक्रेटरी को वो बात माननी ही पड़ेगी? तो जी नहीं। एडवाइस ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल वाज नॉट एट ऑल बाइंडिंग ऑन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये हमें फैक्ट याद रखना है। सुप्रीम कंट्रोल रहेगा अब किसका? पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन का। मतलब ये कि ना कोई ईस्ट इंडिया कंपनी अब रही है, ना वाइसरॉय इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से एक्ट कर सकता है। अब जो कंट्रोल होगा वो पार्लियामेंट के हाथ में रहेगा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाथ में। हम ये कह सकते हैं कि पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ऑफिशियल कॉलोनाइजेशन इंडिया का शुरू हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 3 काउंसिल एक्ट आए, 61 में शुरू हुआ है, 92 में काउंसिल एक्ट खत्म होते हैं। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या है इसके अंदर समझते हैं।
नॉमिनेशन ऑफ इंडियन इन द काउंसिल ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखिए, यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब पहले समझ लेते हैं कि ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन होते हैं। सिंपल सी बात हमें याद रखनी है कि ऑफिशियल जो मेंबर है वो गोरे लोग ही रहेंगे, गोरे अंग्रेज। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के अंदर हमारे नेटिव इंडियंस, जी हाँ, हमारे नेटिव इंडियंस को अब सीट दी जाएगी, बट इसमें भी काफी सारे फ्लॉज रहे हैं, ये हम आगे चल के समझेंगे। अब जब इस काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बिठाया जाएगा तो डिसीजन किसका फाइनल होगा? डिसीजन मेकिंग जो होगा उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल्स, यानी कि जो गोरे अंग्रेज है उनकी मेजॉरिटी जिस भी डिसीजन में आएगी वही डिसीजन फाइनल माना जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन तो देखने मिलता है, बट हमारा से इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी हमें देखने मिलती है। वाइसरॉय के पास या सेक्रेटरी के पास अगर हम कहें तो ओवरराइडिंग पावर्स है। मतलब ये मान लीजिए अगर कोई डिसीजन आता है इन फेवर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी कि हमारे इंडियंस जो काउंसिल में बैठे हैं उन्होंने कोई डिसीजन लिया और काउंसिल के अंदर वो फाइनल होता है, तो भी वाइसरॉय के पास ये ओवरराइडिंग पावर रहेगा कि वो उस डिसीजन को ओवर रूल कर सकते हैं। ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल couldn't discuss the budget, couldn't ask questions to the executive, यानी कि वाइसरॉय। इन शॉर्ट इतना समझ लीजिए कि सिर्फ हमें एज अ पपेट बिठाया गया था, जो हमें वाइसरॉय कहेंगे वही करना पड़ेगा। अल्टीमेट सारा पावर वाइसरॉय के हाथ में था और उसके ऊपर देखने जा रहे सेक्रेटरी के हाथ में था। ठीक है। एक बार हम सेक्रेटरी का जो फ्लो ऑफ पावर है वो भी समझ लेते हैं, किस तरह से रिपोर्टिंग चलती है ये समझ लेते हैं। वाइसरॉय रिपोर्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनकी सीट इंग्लैंड में है, याद रखिएगा, जिनकी सीट इंग्लैंड में है वो रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश क्राउन को, और ब्रिटिश क्राउन फिर ये रिपोर्ट को ब्रिटेन की पार्लियामेंट के आगे रखेगा। फिर से एक बार समझते हैं। वाइसरॉय से फ्लो जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसकी सीट इंग्लैंड में है, और हाँ, इसका जो खर्चा पानी है यानी कि सैलरीज वगैरह वो भी इंडिया में से दिया जा रहा है। मतलब ये भाई साहब खुद इंडिया में नहीं है, लेकिन इनका सारा खर्चा इंडिया खुद उठा रहा है। ये रिपोर्ट करेंगे क्राउन को। क्राउन फिर जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करेगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। मतलब हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे सुप्रीम कंट्रोल किसका है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट का है। ठीक है। अब डिवॉल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है। ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा पिछले वीडियो लेक्चर में। याद कीजिए हमने 1773 और 1833 के अंदर क्या पढ़ा था? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर मेड सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब ये कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उन्हें एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। अगर इनका सम्मति मिल जाता है तभी कोई एक्ट या वगैरह ये अपने प्रेसिडेंसीज में पास कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेजर डेवलपमेंट ये होता है कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को अपनी जो पावर्स है लेजिस्लेटिव पावर्स एट प्रोविंशियल लेवल रिस्टोर की जाती है। ऑब्वियसली उनकी कंडीशन कुछ ऐसी ही होगी, वो खुश तो होंगे कि भाई चलो हमें हमारी पावर्स वापस मिल रही है। ठीक है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे है कहानी के अंदर कि क्या जो ऑटोनॉमी उन्हें दी जा रही थी, क्या उनके पावर जो रिस्टोर किए जा रहे थे, क्या सच में एक काइंड ऑफ रियल ऑटोनॉमी उन्हें मिल रही थी? इसका आंसर है नो। जैसे कि कोई अगर फॉरेन मैटर पे कोई डिसीजन लेना है या कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो वो ये डायरेक्टली बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर नहीं ले सकते, उन्हें अगेन कंसल्ट करना पड़ेगा किसका? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। जी नहीं, अब तो वो सीट ही नहीं रही है, अब कौन है? वाइसरॉय। अब उन्हें वाइसरॉय के पास जाना पड़ेगा, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर ही कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन वो लोग ले सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। देखिए एग्जाम में ट्विस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन
को कई और तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि किस एक्ट के अंतर्गत ये क्लॉज लाया गया है। हमें याद रखना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर रिस्टोर्ड। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। 1861 के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। जिस तरह से आज हमारे गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट पोर्टफोलियोज हमें देखने मिलते हैं, उसी तरह से 1861 के अंदर पहली बार इंडिया के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। अब ऑर्डिनेंस, जनरली क्या होता है ऑर्डिनेंस? जब लेजिस्लेचर, ध्यान दीजिएगा, लेजिस्लेचर एब्सेंट होता है और एग्जीक्यूटिव को किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे अर्जेंट डिसीजन लेना होता है, अर्जेंट डिसीजन लेना होता है या कोई अर्जेंट एक्ट वगैरह बनाना होता है तो वो बना सकता है। इसी सिंपल प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। मैं चाहता हूं कि आप इस पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि आगे चल के हम हमारे प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी समझेंगे। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है ये समझ लीजिए। जब लेजिस्लेचर एब्सेंट है, यानी कि दो हाउस, अगर आज के कंटेक्स्ट में ले, अगर दोनों हाउस, दोनों में से कोई एक भी हाउस एब्सेंट है और अगर हमारे प्रेसिडेंट को अर्जेंट पब्लिक मैटर पे कोई एक्ट वगैरह या कानून पारित करना है तो प्रेसिडेंट खुद अपनी मर्जी से इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस वो कर सकते हैं। उसे हम टर्म देते हैं प्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। तो पहली बार अगर हम देखें इंडिया के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसे दी जाती है तो वाइसरॉय को ये पावर दी जाती है। कब दी जाती है? 1861 के अंतर्गत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। याद रखिएगा, कोई और एक्ट मत दीजिएगा इसके अंदर, 1861 याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन का क्लॉज, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम और पावर टू प्रमलगेट द ऑर्डिनेंस। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है समझ लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के अंदर, 1885 के अंदर आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। ये भी हम मॉडर्न हिस्ट्री में इन डिटेल पढ़ते हैं, तभी हम कवर करेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल याद रखिए कि आईएनसी तब तक इंडिया में आ चुकी है। ठीक है, अब जब आईएनसी आई है तो अपने साथ क्या लाएगी? उनके जो मोटिव्स है वो लाएगी। क्या मोटिव्स थे आईएनसी के तब? हालांकि ये सब हम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे, बट आपको एक रफ आइडिया देने के लिए मैं समझा दूं कि अब इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना थी, जो सेंटिमेंट्स थे, अब वो धीरे धीरे जागने लगे हैं। लोग जागरूक होने लगे हैं, लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस आ रही है कि हमें भी अब अपने हिसाब से अपने देश को चलाना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखिए। अब इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज्ड। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जहां पे हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सीट दी गई थी, हमने पढ़ा ना अभी, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ अब इंक्रीज की जाती है, इतना याद रखिए। लेकिन मेजॉरिटी किसकी थी उसके अंदर? ऑब्वियसली ऑफिशियल्स की होगी। और ये ऑफिशियल्स कौन थे? वाइट मैन, गोरे अंग्रेज, और कोई नहीं। ठीक है, मतलब ये कि अगर फिर से कोई डिसीजन आता है तो मेजॉरिटी तो किसकी रहेगी? ऑफिशियल्स की। यानी कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, नॉन ऑफिशियल इंडियंस कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अपने हित के अंदर, अपने फायदे के लिए कोई भी एक्ट वगैरह या कोई ऐसी चीज का डेवलपमेंट खुद से नहीं कर सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली सारा पावर अभी भी किसके हाथ में था? ऑफिशियल्स के हाथ में था। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड डिस्कस द बजट। ये एक इंपॉर्टेंट हमें टेक अवे लेना है यहाँ से कि बजट अब हम डिस्कस तो कर सकते थे, लेकिन वोट तो अब भी हम नहीं कर सकते थे। मतलब ये कि बजट अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो हम उसे सुनेंगे, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उस पर वोटिंग का अधिकार अब भी हमारे पास नहीं था। ठीक है, मेंबर्स कुड आस्क द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। अरे वाह, हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट जो आंसर्स थे उस पर हम और कोई डिस्कशन नहीं कर सकते थे। मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होता है ये भी हमें देखना है ना।
सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का मतलब सिर्फ इतना ही है, मान लीजिए आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सामने से किसी व्यक्ति ने अपना प्रस्ताव रखा, यानी कि समझ लीजिए आज की डेट में कोई बिल प्रेजेंट किया। अगर आपको एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई डाउट है उस बिल के रिलेटेड, तो आप उस व्यक्ति से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पहले प्रश्न का उत्तर उस सामने वाले व्यक्ति ने दे दिया और उस उत्तर के अंदर भी आपको कोई और प्रश्न है तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो ये सेकेंड टाइम वाला जो क्वेश्चन आया उसे हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। आई होप ये छोटी सी बात आपको क्लियर होगी। हमने क्या समझा कि मेंबर्स कुड आस्क द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव बट आंसर्स कुड नॉट बी डिस्कस्ड अपॉन, यानी कि नो क्लॉज ऑफ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ठीक है, अब इट प्रोवाइडेड फॉर नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, काउंसिल एक्ट 92 अब खत्म होता है, अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रहे थे उस टाइम के, इसलिए हम उन्हें उनके नाम से मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। एक बहुत ही दुर्घटना घटी थी उस वक्त 1905 के अंदर, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, कंटेक्स्ट क्या है पूरा हम मॉडर्न हिस्ट्री में अगेन पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और तब तक मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन भी हो चुकी थी। 1885 के अंदर हम देखते हैं आईएनसी की फॉर्मेशन एंड इन द लेटर फेज हम देखते हैं मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि इन दोनों चीजों ने मिलकर एक बेस क्रिएट किया जिसकी वजह से लाना पड़ा ब्रिटिश सरकार को इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसके अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस क्या क्या थे। एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, पिछली बार तो एक्सपांशन तो किया था, इस बार फिर से एक्सपांशन किया है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई है। जितने लोग पहले उस काउंसिल में बैठते थे अब उससे ज्यादा लोग बैठेंगे। 60 मेंबर्स की स्ट्रेंथ अब हो चुकी है। ठीक है, मेजॉरिटी ध्यान दीजिएगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की कहां पे हमें देखने मिलती है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे, सेंट्रल पे नहीं। और अगेन सेंट्रल लेवल पे किसकी मेजॉरिटी होगी, एज ऑब्वियस ऑफिशियल मेंबर्स की, यानी कि जो व्हाइट लोग थे उन्हीं की। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, चलिए इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। मान लीजिए प्रोविंशियल लेवल है और उसके ऊपर है सेंट्रल लेवल। प्रोविंशियल लेवल पे भी दो टाइप के लोग बैठते हैं, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे दो टाइप के लोग हैं, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। अब प्रोविंशियल लेवल पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा हो चुकी है, यानी कि मेजॉरिटी किसकी रहेगी अब, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की। ठीक है, ऑफिशियल मेंबर अब मेजॉरिटी में नहीं रहे हैं। लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहां पे आज भी, यानी कि 1909 में भी ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी रहेगी और नॉन ऑफिशियल मेंबर माइनॉरिटी में रहेंगे। अब सीधी बातें समझिए कि जहां पे मेजॉरिटी जिसकी ज्यादा रहेगी फैसला उसी के पक्ष में आएगा, यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी है, मतलब कि डिसीजन इनके फेवर में आएगा। लेकिन सेंट्रल लेवल अल्टीमेट पावर तो सेंटर के पास ही रहेगा, यहाँ पे तो आज भी मेजॉरिटी ऑफिशियल्स की है। इसी वजह से अगेन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का यहाँ पे से बहुत ही कम है। ऑफिशियल मेंबर्स जो डिसीजन लेंगे मेजॉरिटी में वही डिसीजन फाइनल किया जाएगा, मतलब सीधे सीधे हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके अंदर इस बात को सिर्फ रिकमेंड किया गया था, लेकिन 1909 के अंदर फाइनली इंट्रोड्यूस किया जाता है इलेक्शन हमारे भारत में। ठीक है, याद रखिएगा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है जो हमारे आज होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अभी तक नहीं आई है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। यानी कि कुछ ही लोग रहेंगे जो कि
इलेक्शन के प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, डिवाइड एंड रूल जो हम पढ़ते हैं उसकी शुरुआत अब यहाँ से होती है। मतलब एक इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है कि डिवाइड एंड रूल को अगर हमें समझना है तो आप इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से क्लियरली समझ सकते हैं। मिंटो जो थे, जिन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, उन्हीं ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि कम्युनल इलेक्टोरेट, ध्यान दीजिएगा, कम्युनल इलेक्टोरेट वॉज द सीड, communal electorate was the seed that grew into the partition। यानी कि इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ है उसके बीच कई सालों पहले 1909 के अंदर कम्युनल इलेक्टोरेट के द्वारा ऑलरेडी आ चुके थे, ठीक है। हमें ये बात अच्छे से याद रखनी है। अब एंट्री ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, जी हाँ, बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। अब तक हम जितना भी पढ़ते आ रहे थे उन सभी में एक चीज मिसिंग थी, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हमारा कोई भी से नहीं था, सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल हम हमारा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का सिलसिला देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। लेजिस्लेचर ने कानून तो बना लिया लेकिन अल्टीमेटली उसे इंप्लीमेंट कौन करने वाला है? ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव जो रहेगी वही बॉडी इसे इंप्लीमेंट करेगी। मतलब ये कि चाहे हम कितने भी अच्छे कानून क्यों ना बना ले, अल्टीमेटली इसे एग्जीक्यूट करने वाला ग्राउंड लेवल पे जो है उस पर सारा भार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय के अंदर हमें यानी कि इंडियंस को पहली बार रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और जो पहले भारतीय हमारे सामने आते हैं वो है श्रीमान सत्येंद्र सिन्हा, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंतर्गत सीट दी जाती है। ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट माना जाता है, ये पॉइंट को हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का सिलसिला अब यहां से शुरू होता है। मतलब ये कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अब पूछे जा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए इस इमेज का यहाँ पे कितना बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। मतलब ये कि हमसे हमारे ओपिनियंस तो मांगे जाते हैं लेकिन उन ओपिनियंस की कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला किसके पक्ष में होने वाला है? ब्रिटिशर्स के पक्ष में। और वो डेवलपमेंट करने तो आए नहीं थे, इंडिया के बारे में कुछ भी उनकी अच्छी सोच तो थी ही नहीं। मतलब ये कि हम चिल्ला चिल्ला के गड़ा फाड़ फाड़ के थक गए लेकिन अल्टीमेटली कोई भी फायदा हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी कि हमारा ओपिनियन कहाँ? इन ट्रैश, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। यहाँ तक ही हम आज रखेंगे, इसके बाद का जो भी है हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यानी कि हमने आज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दो चीजें कंटिन्यू करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि इंडिपेंडेंस तक हम कवर कर ले। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से चीजें क्लियर होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिए आई होप कि ये लेक्चर आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगा हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें डिस्कस करनी थी, छोटे छोटे क्लॉज थे जो हमें याद रखने थे, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये चीज़ें इनडायरेक्टली पूछी जाती है और हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि ये कब किस कौन सी चीज़ कौन से एक्ट में लाई गई थी। और इसे याद रखने की एक ही ट्रिक है मेरे साथियों, रिविजन। अभी आपने पढ़ा है या पहले पढ़ चुके हो या पहली बार आपने इस वक्त पढ़ा है, कोई बात नहीं, रिवीजन इज द की। बार बार इस चीज़ को रिवाइज करते रहिए। हम इसकी पीपीटी वगैरह जो है वो शेयर कर देंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और बार बार रिवीजन भी करना हो तो आप इसे 1.5x पे नेक्स्ट टाइम देख लीजिए, उसके बाद 2x पे देख लीजिए, जिसकी वजह से आपके दिमाग में चीज़ें बार बार रिकॉल होती रहे। इसी के पूरे बेसिस पे हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आप देख रहे हैं, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे आज के कंटेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। उद्भव आईएएस को आप फॉलो कर दीजिए नेक्स्ट अपडेट्स के लिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम चीज़ों को और भी सिंपल बना पाए और भी इंटरेक्टिव सेशंस रख पाए और आपके फेवर में हम चीज़ें कर पाए।
This is Jatin Rawal signing off till we meet next time. Jai Hind.